नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असली शक्ति कितनी है? क्या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड है या देश की दिशा तय करने में उनका अहम रोल है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की पावर्स, फंक्शंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक क्यों कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की इस रोचक यात्रा को, जहां हर साइन के पीछे होता है एक इतिहास, हर निर्णय के पीछे होता है राष्ट्र की गरिमा। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल अनुच्छेद 52 है वो हमें ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख और प्रथम नागरिक है, ये भी क्लियर है, यानी कि हेड है स्टेट के और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। वास्तविक कार्य शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ से तीन बातें क्लियर हो रही हैं। जो राष्ट्रपति का पद है वो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं, यानी कि राष्ट्र के प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक हैं। वैसे वास्तविक कार्यशक्ति मंत्री परिषद के पास है। ये भी यहाँ से क्लियर होता है कि जो मंत्री परिषद होती है, जो भी वो बहुत सारी चीज़ें तय करती है, उसके बाद फिर सिग्नेचर वगैरह के लिए राष्ट्रपति के पास चीज़ें जाती हैं, तो शक्ति मंत्री परिषद के पास है। संवैधानिक आधार की बात करें, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है। अभी आएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है। सर्वोच्च सेनापति है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। जो भी तीनों हमारे सेनाएं होती हैं, चाहे थल सेना, वायुसेना और आपका नौसेना, इनके हेड भी हमारे जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों के भी औपचारिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब देखते हैं 52 जो आर्टिकल है उसमें भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये भी ठीक है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आगे बात करेंगे। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति रहेगी, यानी कि कैसे होगा चुनाव। 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा। 57 में है पुनर्निर्वाचन की पात्रता की क्या शर्तें हैं। 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। 59 है राष्ट्रपति पद की शर्त क्या रहेगी। और 60 है राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान कैसे होगा, किसके सामने शपथ ली जाएगी। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, ये भी आगे बात करेंगे। 62 में रिक्ति की स्थिति में चुनाव व कार्यकाल, यदि पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या नियम है, ये 62 में। तो आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये सभी आर्टिकलों के बारे में पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बात कही गई है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी नियम कानून जो भी चलते हैं, वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो हर चीज़ के लिए संविधान में अपनी एक व्यवस्था की गई है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में जो भी और चीज़ें, सब के बारे में देख रहे हो आप। 52 से लेके 62 तक के जो आर्टिकल हैं ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, यानी कि इसमें सब कुछ बताया गया है कि राष्ट्रपति होगा, क्या उसकी शक्ति होंगी, कैसे निर्वाचन होगा, क्या निर्वाचन की पद्धति होगी, कैसे किस आधार पर चुनाव मतलब वोटिंग होगी, क्या रहेगा, कितना कार्यकाल रहेगा, पुनर्निर्वाचन की क्या एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रपति पद हेतु क्या एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रपति पद की क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहेगी, सब कुछ आर्टिकल में। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता की। सबसे पहले है भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, ये योग्यता होनी चाहिए। लेकिन जैसे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो 25 साल की एज होती है, लेकिन यहाँ
योग्यता तो लोकसभा मेंबर बनने की होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी सरकारी सेवाओं या किसी इस चीज़ में ना हो जिसमें कि प्रॉफिट, मतलब ऐसा कोई भी पद उनके पास ना हो। ये है एलिजिबिलिटी आर्टिकल 58 के अंतर्गत। फिर है निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस, ये आर्टिकल 54 से 55 तक है। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि निर्वाचक मंडल कहते हैं उसको। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसमें 3 लोग वोट देते हैं। एक तो संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदस्य का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, साथ में राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है और पुडुचेरी में भी विधानसभा है। अब यहाँ पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह का है, इसमें भी है। तो इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब क्या होगा देखो, अब आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो विधानसभाएं हैं और जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा में 545 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 245 सीटें हैं। तो अब ये और 5 लोकसभा की और राज्यसभा की मिला के भी कितनी हो रही हैं, 700-800 सीटें हो रही हैं। लेकिन यदि आप राज्य विधानसभाओं को ही लगाओगे, यूपी में ही 300 कुछ सीटें, अलग अलग राज्यों में कहीं 70, कहीं 150, कहीं 200, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यदि किसी राज्य में, जैसे यूपी जैसे राज्य में यदि बीजेपी की सरकार है और कोई राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने ही अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो वो तो केवल यूपी के ही वोट से जीत जाएगा और राज्यों की वोट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे निर्धारण होगा कि कैसे वोटिंग की प्रक्रिया किस तरीके की होगी, वो इसमें देखते हैं। मतदान की जो पद्धति है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन, एकल हस्तांतरित मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पढ़ेंगे। इसमें मतों का मूल्य कैसे काउंट होगा, ये देखो। जो एमएलए का मत है वो कैसे होगा, देखो, राज्य की जनसंख्या, जितनी उस राज्य की जनसंख्या होगी, डिवाइड किया जाएगा निर्वाचित विधायकों की संख्या से। माना किसी राज्य की जनसंख्या है 25 लाख, निर्वाचित विधायक हैं, वहाँ से विधायकों की संख्या है माना वहाँ 200 निर्वाचित जो विधायक है, यानी कि जनसंख्या जितनी होगी उसको 200 से, यदि 200 सीटें हैं, 200 निर्वाचित विधायक हैं, उससे भाग दिया, मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/1000 से। तो इससे निकल के आएगी एमएलए क्या मतों का मूल्य, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी एमएलए, जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। अब एमपी का मत कैसे निकलेगा, कुल एमएलए मतों का योग, यानी कि जो कुल एमएलए ने जो मत दिए हैं, जितने भी एमएलए हैं पूरे भारत में, जो भी राज्यों के विधानसभा निर्वाचित एमएलए हैं, मतों का योग जो वोटिंग दी है भागा कुल निर्वाचित सांसद, यानी कि जो निर्वाचित सांसद हुए हैं, जितने भी टोटल सांसद है राज्यसभा लोकसभा को मिला के, और कुल एमएलए जितने भी भारत में एमएलए का मत हुआ है, मतलब वोटिंग की है। एमएलए मत का मतलब एक एमएलए एक वोट, यानी कि जितने एमएलए हैं उनकी संख्या को लोकसभा पर राज्यसभा के सदस्यों से डिवाइड किया जाएगा, तो वहाँ पर एमपी के वैल्यू वोट की निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से होता है चुनाव की प्रक्रिया में वोटिंग का हिसाब। तो होप सो ये सभी को जानकारी समझ में आएगी। जो निर्वाचक मंडल है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इसमें ये क्लियर है, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य केंद्र शासित दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर एक शब्द और है ध्यान देने वाली बात, निर्वाचित सदस्य। अब आपको पता होगा जो राज्यसभा होती है उसमें 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उन्हें वोट देने का अधिकार इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें निर्वाचित लोग, यानी कि जिन्होंने वोट से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि लोकसभा में प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेकिन वोटिंग है, यानी कि चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, तो उस हिसाब से होता है। तो ये थी निर्वाचन की प्रक्रिया। उसके बाद देखते हैं कार्यकाल व शपथ, यानी कि टर्म और ओथ जो है आर्टिकल 56 से 60 तक की बात की है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पुनर्निर्वाचन संभव, यानी कि री इलेक्शन हो सकता है, यदि एक बार कोई राष्ट्रपति बना वो दोबारा भी बन सकता है। शपथ मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
यानी कि जब भी कोई राष्ट्रपति शपथ लेगा तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेंगे तो वो राष्ट्रपति के उसमें लेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति किसी कारण से रिजाइन दे देता है या किसी कारण से कुछ ऐसी महाभियोग वगैरह, कुछ ऐसे अविश्वास प्रस्ताव वगैरह या जो भी महाभियोग वगैरह लाए जाते हैं उससे राष्ट्रपति हट जाता है या राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति 6 महीने के अंदर 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि दोनों नहीं है, ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें हमने बोला था कि 3 तरीके की शक्तियां हैं मेनली। एक है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, एक होती है जुडिशियल पावर यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि ये चीज़ें हैं। एग्जीक्यूटिव पावर है मतलब प्रधानमंत्री को का जो भी मतलब शपथ वगैरह है नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं उनको शपथ वगैरह उनका करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सब काम राष्ट्रपति के पास ये पावर है। यदि हम लेजिस्लेटिव की बात करें, विधायी तो संसद का आह्वान, स्थगन, विघटन, विधायकों पर हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, मतलब यदि कोई सही से कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो आप उसको मतलब डिजॉल्व वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो, मतलब ये भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है। न्यायिक जुडिशियल की बात करें तो दया याचिका की शक्ति भी, यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मतलब उसको कोई फांसी की सज़ा या कुछ ऐसी सज़ा मिल जाती है, यदि वो राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी उस चीज़ को रखता है और राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये चीज़ जायज़ है या इसमें इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, तो दया याचिका की शक्ति भी उनके पास है कि वो जो भी उसको सज़ा वगैरह हुई है उस सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। लेकिन माफ़ ऐसे नहीं कर सकता है, माफ़ करने के पीछे वो कई लोगों से सजेशन के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट से, जिससे भी उनको लेना होगा मंत्रिपरिषद से, पहले वो इस चीज़ को ले सजेशन लेंगे। ऐसे नहीं है कि अपने मन से कोई किसी का रिश्तेदार वगैरह है तो उसको दया याचिका शक्ति है तो वो उसको माफ़ कर देगा, लेकिन हाँ यदि करना चाहे तो कर सकता है। आपातकालीन इमरजेंसी के 3 इमरजेंसीज हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन 356, प्रेसिडेंट रूल, वित्तीय आपातकाल 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब कोई ऐसी विद्रोह वगैरह, कोई ऐसे मतलब चाहे वो आंतरिक विद्रोह हो, चाहे वो किसी देश का हमारे देश के प्रति कोई ऐसा युद्ध वगैरह की स्थिति आ गई जिसमें कि कोई ऐसी अशांति टाइप की हो रही है, तो उस समय हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति शासन, कहीं पर सरकार वगैरह होती है, कोई राज्य है वहाँ सरकार वगैरह विफल हो जाती है तो उस दौरान वहाँ पर राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया जा सकता है। या कोई देश में कोई वित्तीय अशांति या कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल 360 के दौरान भी राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। हटाने की प्रक्रिया की बात करें यानी कि इम्पीचमेंट यदि होना है तो आर्टिकल 61 है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पीचमेंट का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाया ऐसे ही नहीं जा सकता है, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग कहते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई राष्ट्रपति है यदि उसको हटाना है, तो अब राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, महाभियोग प्रस्ताव जो भी लोकसभा वगैरह में आएगा उसमें उस चीज़ को लाएंगे। लेकिन संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2/3 बहुमत आवश्यक है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ वो चीज़ आपको पास करनी होगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यदि लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में ये चीज़ पास हो जाती है तब जाके उसके बाद 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा। जब भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा या महाभियोग होगा तो 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। उसके बाद लोकसभा में 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उसको पास कराना होगा। उसके बाद से आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब तक के राष्ट्रपति की बात करें, पहले और अंतिम की बात कर लेते हैं। अभी जो वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति 1950 से लेकर 1962 तक थे। वर्तमान में राष्ट्रपति 2025 द्रौपदी मुर्मू हैं।
तो ये चीज़ सबको हो गई होगी। महाभियोग होता है, उसके लिए सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। और क्या आधार पर हो सकता है ये? संविधान का उल्लंघन, ग्राउंड देना पड़ेगा कि वॉल्यूशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, राष्ट्रपति ने कुछ ऐसी मतलब संविधान से हट के कोई काम कर दिया हो या कोई ऐसी चीज़ हो। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, देखो उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो होता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, एक्चुअली जो भी पार्टी वहाँ पर मेजोरिटी में होती है, जो माइनॉरिटी में होती है, कहने का मतलब है कि जैसे अभी की मैं कंडीशन में बात करूं तो अभी जैसे एनडीए की सरकार है, विपक्ष में आपका कांग्रेस है, तो जब भी राष्ट्रपति के लिए मतलब तो दोनों जो पार्टियां होती हैं वो अपना अपना कैंडिडेट वहाँ पर उतार सकती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे एनडीए ने किसी को उतारा और कांग्रेस ने किसी को उतारा, तो कहने का मतलब ये है कि जब से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो तब से वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रहता। हाँ ये है कि उसकी विचारधारा, क्योंकि भैया वो जिस पार्टी से जुड़ा है, उन्होंने यदि उसको उठाया है तो कहीं ना कहीं वो पहले से उस पार्टी से जुड़ा होगा, उसकी विचारधारा हो सकती है पार्टी की हो, लेकिन उस पद में रहते हुए वो कभी भी मतलब इस चीज़ को नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी का फेवर नहीं कर सकता या उस पार्टी का फेवर, क्योंकि अब वो एक प्रकार से पूरे देश का राष्ट्रपति है, उसको पार्टी विशेष से कोई भी मतलब नहीं है। यदि इस दौरान कहीं ऐसा लगता है कि उसने कोई ऐसी चीज़ें करी हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा वॉल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर तो फिर जो भी है सदन, जो भी संसद के सदन है वो उसमें महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि लाएंगे तो वही नियम है, उसको 2/3 बहुमत के साथ पास कराना होगा। यदि वो पास हो जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद से वो फिर चीज़ें उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये अब तक के राष्ट्रपति की बात कर ली हमने। अब निष्कर्ष की बात करें, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, ये हमने पहले ही बात कर ली। यूपीएससी की दृष्टि से बात करें तो आर्टिकल 52 से लेके 62 प्लस पावर इलेक्शन प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन एग्जामों में जरूर देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू वगैरह लगा रखे, इनके क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट में आप दोगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको ये बताना है। राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति की दया याचिका की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, ये भी आपको बताना है। निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है, ये बताना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपने बताना। ये वीडियो में ही क्वेश्चनों के आंसर हैं, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और ये आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चनों को समझने और करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कमेंट में इन क्वेश्चनों के जवाब जरूर दें कि क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर बी है या क्वेश्चन 2 का ये है। इस तरीके से आप जवाब देंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। यदि हमसे इस वीडियो में कोई त्रुटि हो जाती है उसे भी कमेंट में बताएंगे, जिससे कि हम उसको सही कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज हमने भारत के राष्ट्रपति को आसान भाषा में समझा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नमस्कार।